Assalamu alaikum everyone. This is Sidratul Muntha. I'm working as an assistant psychologist as a clinical assistant at Psych Mentors. Today in my presentation I will talk about the clinical perspective on pedophilia. हम बात करेंगे कि क्लिनिकली साइकोलॉजिकली पीडोफिलिया क्या है, इसके अंदर क्या साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स यानी कि नफ्सियाती तौर पे कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और न्यूरोबायोलॉजिकल तौर पे यानी कि ब्रेन की फंक्शनिंग की अगर हम बात करें तो उसमें क्या चीज़ें हैं जो इसके साथ रिलेट करी हैं, एंड एड पे हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। हमारी सोसाइटी में बच्चों की हिफाजत का कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कुछ नफ्सियाती मसले ऐसे होते हैं कि जो इस हिफाजत के लिए चैलेंज बन सकते हैं। आपने मीडिया में, अपने मोहल्ले में, दूसरे घरों में, मदरसाज वगैरह में बच्चों की ज़्यादती के बारे में बहुत से वाक़यात सुने होंगे, और ज़्यादती करने वालों में एक हिस्सा ज़्यादातर उन लोगों का होता है जो कि पीडोफिलिक टेंडेंसीज़ जिनके अंदर मौजूद होती हैं। पीडोफिलिया एक पैराफिलिया डिसऑर्डर है, यानी कि सेक्सुअल डिसऑर्डर है, जिनसी ख्वाहिशात के साथ ये ताल्लुक़ रखता है। इसके अंदर जो पेशेंट होता है जिसको ये डिसऑर्डर होता है, वो कुछ जिनसी फैंटेसीज़, जिनसी ख्वाहिशात और अनहेल्दी जिनसी रवैयों में इन्वॉल्व होता है, और उसका ये बिहेवियर, उसकी ये शिद्दत वाली ख्वाहिशात ऐसे बच्चे के बारे में होती हैं जो कि अभी तक जिनसी तौर पे मैच्योर नहीं हुआ होता। हम कह सकते हैं कि प्यूबरिटी की वो एज को नहीं पहुंचा होता। अगर हम बॉयज़ की बात करें तो उनमें जो प्यूबरिटी की एज है वो है 9 से 14 साल, और लड़कियों में है 8 से 13 साल। तो हम कह सकते हैं कि इतना या इससे कम के जो बच्चे होते हैं उनके बारे में ऐसे शख्स को अट्रैक्शन महसूस होती है, जो कि सेक्सुअल अट्रैक्शन जिसको हम कह सकते हैं। तो इसके डायग्नोसिस के लिए आता है कि जो पेशेंट है हमारा वो 16 साल की एज का तकरीबन होना चाहिए, तब हम डायग्नोसिस दे सकते हैं किसी को कि फ़लाँ शख्स को पीडोफीलिया है। और एटलीस्ट वो शख्स जो विक्टिम है हमारा उससे 5 साल बड़ा होना चाहिए, ताकि हम पीडोफीलिया डिसऑर्डर को डायग्नोस कर सकें। फुली डायग्नोसिस को फिट करने के लिए पहले ये समझा जाता था कि जो पेशेंट है उसको इस वजह से उसके इन थॉट्स के, अनकंट्रोलेबल थॉट्स की वजह से डिस्ट्रेस महसूस होना चाहिए, यानी टेंशन हो, उसको घबराहट हो, और ये चीज़ उसके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, यानी वो अडल्ट के साथ जो उसके रिलेशनशिप्स हैं उनको भी इफेक्ट कर रहा हो, जो उसकी जिस्मानी तौर पर, जो जिनसी तौर पर बार बार आने वाली थॉट्स हैं। रिसर्च ने हमें इस बारे में बताया है कि ज़रूरी नहीं कि जिन लोगों के अंदर ये टेंडेंसी मौजूद हो वो कोई ना कोई सेक्सुअल क्राइम करें। ये भी हो सकता है कि जो वो शख्स है वो सारी ज़िंदगी नॉन ऑफेंडिंग लाइफस्टाइल गुजारे, वो अपने आप को कंट्रोल कर ले या फिर प्रोफेशनल हेल्थ ले। तो इसलिए ये चीज़ हमें ये बताती है कि ये चीज़ें क्योरेबल है, इसको हम मैनेज कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ डायग्नोसिस में आती है वो ये कि ये जो फीलिंग है, उसकी जो ख्वाहिश है, जो उसका रवैया है, वो एटलीस्ट 6 मंथ्स तक होना चाहिए, तब हम डायग्नोसिस दे सकते हैं। अगर हम लोग DSM-4 जिसके अंदर मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में हमें मालूमात मिलती है, उस किताब का अगर हम चौथा वर्जन देखें तो वो हमें बताता है कि जो अर्जीज़ हैं वो लाजमी अगर तो डिस्ट्रेस कॉज कर रही हैं या फिर फंक्शनली तौर पे बंदे की ज़िंदगी को इम्पैक्ट कर रही हैं, तब हम कह सकते हैं कि इसको ये डिसऑर्डर है, वरना नहीं कह सकते। लेकिन बाद में जो इसका टेक्स्ट रिवाइज़ हुआ है उसके अंदर ये बात आई है कि ज़रूरी नहीं कि उसको पता हो कि ये चीज़ उसकी गलत है। बाज़ दफ़ा ऐसे लोग जो होते हैं वो ईगोसिस्टोनिक नेचर के होते हैं, यानी उनको लगता है कि उनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल नॉर्मल है, या बच्चे के वो कॉन्सेंट से सब कुछ कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर है वो है ट्रू पीडोफाइल्स कौन से होते हैं और अपॉर्चुनिस्टिक पीडोफाइल्स कौन से होते हैं। ये चीज़ हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रू पीडोफाइल्स वो होते हैं जिनका जो बिहेवियर होता है, जो बच्चों के बारे में अट्रैक्शन होती है, वो परसिस्टेंट होती है, वो एक जैसी रहती है, लंबे अरसे तक रहती है, और वो इसी चीज़ के बारे में फोकस्ड होते हैं। ऐसे लोग जो एडल्ट्स होते हैं उनके साथ उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उनकी जो सेक्सुअल अर्जीज़ होती हैं वो हमेशा बच्चों की तरफ ही रहती हैं। और दूसरे टाइप के आ जाते हैं अपॉर्चुनिस्टिक पीडोफाइल्स, उनको वो बच्चों को अपनी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज़ करते हैं। अगर उन्हें सेक्सुअल डिज़ायर हो रही है उसको वो कंट्रोल करने की बजाय, अगर कोई बच्चा अवेलेबल है तो उसके को वो अपनी जो ख्वाहिश है उसका निशाना बनाते हैं। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि उन्होंने कोई सब्सटेंस अब्यूज़ की हो जो उनको इनहिबिट कर रही हो सेल्फ कंट्रोल से। एंड तीसरी ये चीज़ हो सकती है कि उनका जो एडल्ट सेक्सुअल पार्टनर है वो उस टाइम पे उनके लिए अवेलेबल ना हो। लेकिन दोनों ही फैक्टर्स हमारे लिए एबनॉर्मल हैं और एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर की तरफ लेके जाते हैं। साइकोलॉजिकल फ़ीचर्स को अगर हम लोग देखें तो डिफरेंट चीज़ें हैं जो इसके रूट कॉजेज़ हो सकते हैं, बिहेवियर भी एंड हमारे पास थॉट्स भी। जो लोग ऐसे इस तरह बच्चों को सेक्सुअली मोलेस्ट करते हैं उनके अंदर इम्पेयर्ड मोटिवेशन देखी गई है, एंड दूसरा है इम्पेयर्ड इनहिबिशन। इम्पेयर्ड मोटिवेशन का मतलब है कि उनके अंदर मोटिवेशनल ड्राइव ही नहीं होती कि वो अपने सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल कर सकें, एंड दूसरा है इम्पेयर्ड इनहिबिशन, यानी कि उनका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल ही नहीं होता। पॉसिबल जो मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं जो उनको इस बिहेवियर की तरफ लेके जा सकते हैं, वो सोशल एंजाइटी आ जाती है कि सोशली वो जो बड़े लोग हैं उनके साथ रिलेशनशिप नहीं बना पाते, और दूसरा आ जाता है हमारे पास अब्यूज़र थ्योरी, जिसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इनहिबिटरी फैक्टर्स में आ जाता है कि वो पर्सन, उसके अंदर इम्पल्सिविटी बहुत मौजूद है, मतलब कि वो जल्द फैसले ले लेता है और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचता। उसके अंदर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं, वो चीज़ों को गलत पैटर्न में लेके जाता है। उसे लगता है कि बच्चों के साथ ये करना ठीक है, या बच्चे का अगर कॉन्सेंट है तो इस चीज़ को मैं कर सकता हूँ। तीसरा जो है साइकोपैथी ऐसे लोगों में बहुत देखी गई है, यानी कि वो एम्पैथी फील नहीं करते, वो बेहिस होते हैं, दूसरों के लिए एहसास नहीं होता, दूसरों के डिसीजंस को वैल्यू नहीं करते, और जो लॉ है, जो एथिकल लॉज हैं उनको वो रिगार्ड नहीं करते। और न्यूरोबायोलॉजिकल जो हमारे पास एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, चाहे वो हमारे पास एमिगडाला में हों या फ्रंटल लोब में हों, ये चीज़ें भी इस मोटिवेशनल फैक्टर्स में इन्वॉल्व होती हैं।
पीडोफाइल्स के अंदर हाइपोथेसाइज़ किया जाता है कि उनके अंदर सोशल एंजाइटी मौजूद होती है, जिसके रिस्पॉन्स से वो बच्चों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना पुअर होता है कि वो एक एडल्ट पार्टनर को चूज़ नहीं कर पाते। एंड ये भी देखा गया है कि ये क्लस्टर सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आते हैं। क्लस्टर सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हमारी शख्सियात का के कुछ डिसऑर्डर्स हैं, उसके अंदर वो लोग आते हैं जो हमेशा परेशान रहते हैं या फिर वो डरे डरे हुए होते हैं। ऐसे लोगों में अंदर ख़ुद एतमादी की बहुत कमी होती है। ये अपनी जो बात होती है उसको दूसरों तक नहीं डिलीवर कर पाते, इजहार नहीं कर पाते, जिसको हम इम्पेयर्ड एसर्टिवनेस कहते हैं। ये जो ट्रेड्स हैं, ये इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि उनको पीडोफीलिया की तरफ लेके जाएं। अब्यूज़र थ्योरी ये कहती है कि जिस बंदे के साथ बचपन में इस तरह का कोई अब्यूज़ हुआ होता है, चाइल्डहुड में सेक्सुअल अब्यूज़ वो फेस करता है, तो हो सकता है कि इस वजह से ही वो अपने आप को पीडोफिलिक डिसऑर्डर की तरफ लेके जाए। लेकिन ये हमेशा इस तरह का केस नहीं होता। अगर हम न्यूरोबायोलॉजिकल न्यूरोसाइकोलॉजिकल कोरिलेट्स को देखें तो ये देखा गया है कि जो पीडोफाइल्स होते हैं उनके यहाँ आईक्यू लेवल जो है वो लो होता है हेल्दी और नॉर्मल लोगों के मुकाबले में। कोर्टिकल एबनॉर्मेलिटीज़ भी जो हमारे पास टेम्पोरल रीजन है ब्रेन का, उसके अंदर एमआरआई के थ्रू स्कैन की गई हैं, सीटी स्कैन के थ्रू देखा गया है कि उनके एमिगडाला यानी जो हमारा इमोशन को कंट्रोल करने वाला सेंटर है उसके अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ पाई जाती हैं। इसके अलावा जो डार्क ट्रायड पर्सनैलिटी है जिसके अंदर नार्सिज्म का ट्रेड आता है। नार्सिज्म वो लोग होते हैं जो अपनी बात को सिर्फ मनवाना चाहते हैं, जिनके लिए अपना आप उनका बहुत मायने रखता होता है, वो दूसरों को बिल्कुल भी किसी इंपॉर्टेंस में किसी वैल्यू में नहीं लेके आते। एंड दूसरा है मैकिवेलिनिज्म। इसमें वो लोग आते हैं जो सोशली दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, चालें खेलते हैं और मुनाफिक होते हैं। सब क्लिनिकल साइकोपैथी भी इनके अंदर देखी गई है। जैसे हमने पीछे बात की, इसमें वो लोग आते हैं जो अपने डिसीजंस लेने में बहुत जल्दी करते हैं, बेहिस होते हैं, जिसको हम कैलोस कहते हैं। प्रीडेटरी बिहेवियर होता है, हमेशा उनको होता है कि दूसरों से हम कोई ना कोई फ़ायदा ले लें और दूसरे बंदे को हम कोई फ़ायदा ना पहुँचाएं। ये जो मैलएडेप्टिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, ये भी पीडोफिलिक या पैराफिलिक जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं उनकी तरफ लेके जा सकता है। डार्क ट्रेड्स को हम देखें तो ये तीनों जो ट्रेड्स हैं ये मैनिपुलेशन की तरफ लेके जाते हैं, कैलसनेस यानी बेहिसी कॉज करते हैं, डिसऑनेस्ट बिहेवियर है, एंड एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली ये सेक्सुअल जो डिसफंक्शंस हैं, सेक्सुअल जो डिसऑर्डर्स हैं उनकी तरफ लेके जा सकते हैं। इम्पेयरमेंट एंड इनहिबिशन, जैसे हमने पीछे बात की है कि इनके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, इनके अंदर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होती हैं, अपने जो भी बात होती है उसको गलत वे में लेके जाते हैं, अपनी थॉट्स का इनका एक गलत पैटर्न होता है जो उनको चाइल्ड के सेक्सुअल अब्यूज़ की तरफ लेके जा सकता है। अब हम ट्रीटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। जो ट्रीटमेंट है हमारे पास इसका वो मल्टी मॉडल होना चाहिए, मतलब कोई एक चीज़ नहीं है जिससे ट्रीट किया जा सके। ये ट्रीटमेंट लंबे अरसे तक होना चाहिए एंड बाज़ दफ़ा इसमें कोर्ट की भी परमिशन की ज़रूरत होती है। पहला तो है कॉग्निटिव बिहेवियरल ट्रीटमेंट, जिसमें हम पर्सन की कॉग्निशंस पे काम करते हैं, उसके बिहेवियर पे काम करते हैं। कॉग्निशंस पे हम कैसे काम करेंगे, हम उसे बताएंगे। हो सकता है कि बचपन से कभी उसने सेक्स एजुकेशन के बारे में सुना ही ना हो। जब से उसने प्यूबरिटी को हिट किया है, वो बालिग हुआ है, उसको एजैकुलेशन हुई है, तो किसी ने, उसके पेरेंट्स में से किसी ने उसको उस बारे में बताया ही ना गया हो कि ये एक नॉर्मल चीज़ है। और जो सेक्सुअल बिहेवियर है, जो सेक्सुअल अर्जीज़ हैं, वो किसी को भी आ सकती हैं, लेकिन उनको रिजॉल्व करने का एक नेचुरल वे है, एक नॉर्मल तरीका है, जिसमें हम एक अपना एडल्ट सेक्सुअल पार्टनर चूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ कमिटमेंट, और वहाँ से हम अपनी जो भी हमारी अर्जीज़ हैं उनको हम मैनेज कर सकते हैं। ताकि इससे ये किया जाता है कि पीडोफिलिक जो सेक्सुअल ड्राइव है उसको बताया जाए कि जो तुम कर रहे हो बच्चों के साथ, इसको हम ये एक डिसऑर्डर है, ये एक बीमारी है जो लंबे अरसे तक तुम्हें नुकसान दे सकती है। और उसमें हम उसको इनकरेज करते हैं कि एज अप्रोप्रिएट जो सेक्सुअल एफिलिएशंस होती हैं, जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स होते हैं, वो उनकी तरफ जाए और अपना जो एबनॉर्मल सेक्सुअल पैटर्न है उसको कंट्रोल करना सीख जाए। कुछ कंडीशनिंग के पैटर्न्स भी, टेक्निक्स भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कोवर्ट सेंसिटाइजेशन, जिसमें पर्सन को इमेजिन करवाया जाता है कि उसके इस बिहेवियर से बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, माशरे में उसकी इमेज ख़राब होगी, उसको जेल जाना पड़ सकता है और भी किसी और विक्टिम की ज़िंदगी से ख़राब हो सकती है। हम उसको अवर्सिव कंडीशनिंग करवाते हैं, उसको ऐसे बिहेवियर के साथ कुछ डिसकम्फर्ट, कोई पेन एसोसिएट कर सकते हैं, जिससे कि उसको ये चीज़ बोरिंग लगेगी और वो इस चीज़ को अपने लिए डेंजर फील करेगा। इसके अलावा प्री थाइस्मोग्राफिक बायोफीडबैक हम यूज़ करते हैं, जिससे पेशेंट को स्पेसिफिक डिवाइसेस के थ्रू बताया जाता है कि इस थेरेपी से उसे कैसे फ़ायदा होगा। इसके अलावा मैस्टरबेटरी सेटिएशन हम यूज़ करते हैं, जिसको उसको ख़ास तरीके के ज़रिए मैस्टरबेशन करवाई जाती है ताकि उसका जो सेक्सुअल इंटरेस्ट है नॉर्मल वो ख़त्म हो सके। इसमें ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है ताकि पर्सन जो है वो अपने जो इंटरपर्सनल जो उसने स्किल्स हैं वो उसके अंदर डेवलप की जा सकें। एजर्टिवनेस उसको सिखाई जाती है ताकि वो दूसरों तक अपनी बात को पहुंचा सके, अपनी बात को डिलीवर कर सके। उसको एम्पैथी, उसको हमदर्दी सिखाई जा सकती है, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी ऐसे माशरे में पला बड़ा हो, ऐसी फैमिली में पला बड़ा हो जहाँ पर उसके पेरेंट्स की लड़ाई हो और उसने सीखा ही ना हो कि हमदर्दी के जज्बात कैसे होते हैं। ताकि ये इसलिए किया जाता है ताकि एडल्ट्स के साथ रिलेशनशिप बनाने में उसको आसानी हो। अगर तो रिस्क ज़्यादा हो कि पर्सन फिर दोबारा इस क्राइम में, इस डिसऑर्डर में मुलविस हो सकता है, तब हम एंटी एंड्रोजन जो है हार्मोन्स भी दे सकते हैं ताकि जो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको रिड्यूस किया जा सके। इसके अलावा मेडिसिन भी दी जाती हैं ताकि जो उसका ऑब्सेसिव बिहेवियर है, जो उसके कंपल्सिव एबनॉर्मल बिहेवियर है और ऑब्सेसिव उसकी थॉट्स हैं, उसको काम किया जा सके। ये इंसिडेंट्स इस तरह के काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल है, वो पॉसिबल है और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि इस बारे में हाई क्वालिटी की रिसर्च की गई है, असेसमेंट्स की गई हैं और ट्रीटमेंट पीडोफीलिया का इंट्रोड्यूस करवाया गया है।